नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक शोध विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे। आमतौर पर जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल पर हम अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन एकेडमी के मूल प्राण को ध्यान में रखते हुए हम कभी-कभी शोध विषयों पर भी बातचीत करते हैं। और जैसे ही शोध विषय का पता चलता है, तो मेरे अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि अपने शोधार्थियों को ज़रूर बताना चाहिए कि यदि वो पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर परेशान हैं, तो इस विषय पर काम कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि यदि आप हिंदी कविता में रुचि रखते होंगे, तो 21वीं सदी की हिंदी कविता विविध आयाम पर आप अपना शोध विषय बना सकते हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके लिए हमें मैटर कहाँ से मिलेगा? तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में लगभग 7 से 8 उप विषयों पर भी हम बात करेंगे कि क्या-क्या संभावित हो सकता है 21वीं सदी की हिंदी कविता पर शोध विषय के रूप में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा। आलोचना पत्रिका का नाम आप सभी ने सुना होगा, त्रैमासिक पत्रिका है, जो कि पहले अलग-अलग इसके संपादक हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब विशुद्ध तरीके से राजकमल प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित होती है। अप्रैल-जून 2024 के अंक में 21वीं सदी की हिंदी कविता का एक विशेषांक छपा हुआ था। अंक नंबर 77 यहाँ पर दिया गया है और इस विशेषांक में 21वीं सदी की हिंदी कविता लेखन में जितने भी कवि हैं, उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है और इस पत्रिका के जो भी संपादक रहे हैं, उनको एक तरीके से छूट टाइप की रही होगी कि किसको-किसको लेना है। तो उन्होंने जिन-जिन कवियों को यहाँ पर रखा हुआ है, कई ऐसे कवि हैं जो कि खुद के भी परिचित हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे बीएचयू, जेएनयू में सीनियर रह चुके हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कहने का मतलब है कि एकदम से युवा कवि इनको कहा जा सकता है। अब उनके नाम कौन-कौन से हैं, ये भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके दोस्तों में भी कुछ इसमें से मिल जाएँ कि ये तो हमारे दोस्त हैं। ठीक है? संपादकीय 21वीं सदी की हिंदी कविता आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। वो इस अंक का संपादन किए हुए हैं और इस अंक में जितने भी कवियों को रखा गया उनके नाम हैं विनोद कुमार शुक्ल, मोहन मुक्त, बिहाग वैभव। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे जूनियर रहे होंगे। विहाग वैभव, कल्लोल चक्रवर्ती, पराग पावन, इनका भी नाम आपने सुना होगा। अर्चना लॉर्क, अनामिका अनु, पार्वती तिर्की, मुझे जहाँ तक है कि इनका संबंध बीएचयू से है। रवि प्रकाश, ये जेएनयू से रहे हुए हैं। फरीद खां, जमुना बीनी, कमलजीत चौधरी, मृत्युंजय, अविनाश मिश्र, ये भी जान पहचान के ही हैं। सपना भट्ट, अनामिका, सविता सिंह, शुभा, मदन कश्यप, देवी प्रसाद मिश्र। तो जितने भी नाम हमने लिए हैं, इसमें से कुछ कवि ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उनका भी संबंध 21वीं सदी की हिंदी कविता से जुड़ा हुआ है। हालांकि इनका समय हम पीछे भी खींच कर ले जा सकते हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल को हम पीछे भी ले जा सकते हैं खींचकर। मदन कश्यप, देवी प्रसाद मिश्र, अनामिका इत्यादि का जो नाम यहाँ पर लिखा गया है, सविता सिंह, ये लोग उम्र में भी बड़े हैं और इनको दूसरे कालखंड तक भी खींच के लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि संपादक को छूट थी कि किन-किन को वो शामिल कर सकते हैं। तो यदि आप 21वीं सदी की हिंदी कविता पर काम करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो इसमें से अपने मनपसंद किन्हीं 5 कवियों को आप शामिल कर सकते हैं और उनकी रचनाओं को पूरा पढ़ सकते हैं, कविताओं को पढ़ सकते हैं कि इनकी कविताओं का स्वर क्या है, विचार क्या है, वैचारिकी क्या है, क्या दायरा है। जब भी हम खासतौर से कविता पर बात करते हैं, तो एक तो होता है कथ्य और दूसरा हो जाता है शिल्प। ठीक है? कथ्य क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है, ये दोनों चीजें काफी महत्व रखती हैं। इसीलिए हर कवि एक दूसरे से
कुछ न कुछ भिन्नता लिए रहते हैं। तो मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। इस पत्रिका को आप अमेजन इत्यादि से मंगा भी सकते हैं, या फिर राजकमल प्रकाशन, दरियागंज इत्यादि आप जाते होंगे तो वहां से भी आपको ये अंक मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि अपने शोधार्थी रूपी विद्यार्थियों को ये चीज बतलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कॉल्स इत्यादि आते रहते हैं। और अनुराग हिंदी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षक भर्तियों की तैयारी तो कराता ही है, साथ में शोध विषयक जानकारी भी देता है कि जो भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा में काम करना चाहते हैं, तो उनको कुछ न कुछ गाइडेंस दिया जाए। ठीक है, अब इस पे टॉपिक कैसे बन सकते हैं? अगर हम संभावित शोध विषय की बात करें, तो जो कुछ मैंने इसमें बनाया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद जो भी कवि हैं, उनकी प्रतिनिधि कविताओं को खरीद कर आप पहले पढ़ सकते हैं और उसमें से टॉपिक्स निकाल सकते हैं। मोटे तौर पर जो टॉपिक्स बन सकते हैं, पहला टॉपिक तो है 21वीं सदी की हिंदी कविता, विविध आयाम। मतलब इसका जो क्षेत्र रहेगा वो काफी व्यापक रहेगा, थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है 21वीं सदी की हिंदी कविता, मूल्य बोध, यथार्थ बोध। कविता तो आदिकाल से लिखी जा रही है, भक्ति काल में भी लिखी गई, रीति काल में भी लिखी गई, आधुनिक काल में भी आपने अलग अलग खंडों में देखा, आजादी तक देखा, फिर आजादी के बाद की जो कविता के स्वर है उनमें कैसे बदलाव हुआ, उनका मूल्य बोध क्या रहा है, यथार्थ बोध क्या रहा है। आप इस दृष्टिकोण से भी टॉपिक बना सकते हैं। तीसरा टॉपिक है 21वीं सदी की हिंदी कविता, सामाजिक चेतना। यानी 21वीं सदी के जो भी हिंदी कवि हैं, इसमें से कुछ युवा हैं, कुछ थोड़े से अनुभवी हैं, उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना किस प्रकार की रही है। खासतौर से आपको आजादी के बाद की स्थिति को कैच करना है कि इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को कैसे देखने का प्रयास किया है, सामाजिक चेतना उनके अंदर किस तरह की रही है। 21वीं सदी की हिंदी कविता, राजनीतिक चेतना। जब भी राजनीतिक चेतना की बात आती है तो आपको नागार्जुन याद आते होंगे, काफी व्यंग, तीखा व्यंग रहा करता था। तो क्या 21वीं सदी के जो हिंदी कवि हैं, उनकी राजनीतिक चेतना कैसी रही है, खासतौर से आजादी के बाद, और जो भी विभिन्न टर्निंग पॉइंट्स रहे, खासतौर से मैं जोर देना चाहूंगा 1990 या फिर 2000 से लेकर 2010 तक की जो भी कविताएं हैं, या फिर अभी 25 तक की कविताओं को भी आप इसमें रख सकते हैं कि कवियों ने राजनीतिक चेतना को किस तरीके से देखा है। क्या उनमें व्यंग है, तीखापन है, या फिर उसको डिफेंस कर रहे हैं, रक्षात्मक तरीके का है। कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। पांचवा टॉपिक हो सकता है 21वीं सदी की हिंदी कविता, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना को लेकर जिस तरीके से आपने द्विवेदी युगीन कवियों को देखा, छायावादी युगीन कवियों को देखा, या फिर आगे जब तक हम आजाद नहीं हुए थे तब तक ढेर सारे कवि थे जिनमें कोई न कोई राष्ट्रवादी चेतना, राष्ट्रीय चेतना थी। लेकिन अब आजादी के बाद के जो भी कवि हैं, खासतौर से 21वीं सदी की हिंदी कविता लिखने वाले कवि हैं, उनके अंदर किस तरीके की राष्ट्रीय चेतना है भी कि नहीं है, इसको भी आप शोध कर सकते हैं। खोजने के लिए क्या नहीं खोजा जा सकता है। अभी हमने अपना जो एमफिल किया था, मार्कंडेय की कहानियों पर किया था, तो हमने सामाजिक चेतना के अंतर्गत स्त्री, दलित, किसान, इन विमर्शों के आधार पर उनकी कहानियों का मूल्यांकन किया था। हाल फिलहाल में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि मार्कंडेय की कहानियों में राष्ट्रीय स्वर, कि वो राष्ट्र को किस तरीके से देखा करते थे। मार्कंडेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो उन्होंने की गुलरा के बाबा, ठीक है, और हंसा जाई अकेला, इस तरह की कहानियां उन्होंने लिखा है। हलयोग नाम की कहानी लिखी, तो उन पर हमने एमफिल किया था। पीएचडी तो अज्ञे और मुक्तिबोध की आलोचना का तुलनात्मक अध्ययन पर था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आजादी के पहले ही कवियों में राष्ट्रीय चेतना थी, आज के कवियों में भी खोजने की जरूरत है। तो 21वीं सदी की हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना को किस तरीके से देखती है, जबकि हमारा देश आजाद हो चुका है, फिर भी उसमें किस तरीके से वो कवि देखा करते हैं, तो उसको भी आप खोज सकते हैं। 21वीं सदी की हिंदी कविता, लोक चेतना। लोक चेतना पर आधारित भी अच्छा विषय बन सकता है कि जो भी कवि हैं, उन्होंने अपने लोक, आम जन को
आम जन की समस्याओं को किस तरीके से देखने का प्रयास किया है। उनके अंदर जो चीजें अब जो नई पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया की पीढ़ी है, जो मोबाइल युग की पीढ़ी है, जो बहुत सारी चीजें देखी ही नहीं है, उस चीज को अपनी कविताओं में 21वीं सदी के कवि कैसे उभार रहे हैं, उनके अंदर लोक चेतना कितना है। तो तमाम कवियों का हमने नाम बतलाया और वो सभी कवि अलग अलग क्षेत्र के हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं इसमें, तो आप देख रहे हैं कि पार्वती तिर्की झारखंड इलाके साइड की होंगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग क्षेत्र है। जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक लोक होगा। लोक होगा तो उसकी भाषा शैली होगी, वहां के शब्द होंगे, उसके आधार पर भी आप अपना शोध विषय बना सकते हैं। ठीक है, 21वीं सदी की हिंदी कविता की वैचारिकी। 21वीं सदी की हिंदी कविता की वैचारिकी क्या हो सकती है। वैसे कहा जाता है कि लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होता है। तो उसमें प्रगतिशीलता कितनी है। ठीक है, किसी विचारधारा से प्रभावित है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा हो गई, या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा हो गई, या फिर गांधीवादी विचारधारा हो गई। ठीक है, या स्त्रीवादी विचारधारा, या विमर्शों का कितना प्रभाव पड़ा है 21वीं सदी के हिंदी कवियों के ऊपर और उनकी कविताओं के ऊपर। ये इसीलिए मैंने 1990 लिखा। इसके बाद से लगातार विमर्शों का दौर जारी हो गया। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, ओबीसी विमर्श। ठीक है, और ढेर सारे विमर्श यहाँ पर शुरू हो गए। अब तो पुरुष विमर्श भी धीरे धीरे केंद्र में आने लगा है, जिस तरीके से घटनाएं घटी। तो कवियों की नजर किस तरीके की रही है, ये विषय आप बना सकते हैं। हालांकि आपको चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। जब भी आप सिनॉप्सिस बनाकर जाएंगे, तो जो पुराने प्रोफेसर हैं, जिनको कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली में बोलूं पुराने चावल है, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन करें कि अभी ये लोग तो जीवित हैं, मरे हुए लोगों पर शोध करना चाहिए, अभी इन पर क्या शोध करने की जरूरत है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब विद्यार्थी इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं सिनॉप्सिस लेकर, या तो उनके टॉपिक को बोल दिया जाता है कि बहुत घिसा पीटा टॉपिक है, इस पर बहुत काम हो चुका है, ये कॉमन शब्दावलियां हैं। या फिर आप शोधार्थी कुछ नए टॉपिक्स को लेके जाते हैं, तो इन पर क्या करोगे, अभी तो ये लोग खुद लिख रहे हैं, इनकी विचारधारा का ही कुछ पता नहीं है, तो क्या करोगे। तो इस प्रश्न से गुजरना पड़ता है। फिर भी अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो अपनी बात को आप मजबूती से रख सकते हैं। एक जगह नहीं होगा, दूसरी जगह होगा। बीएचयू में नहीं होगा तो जेएनयू में होगा, जेएनयू में नहीं होगा तो डीयू में हो जाएगा, डीयू में नहीं होता तो जामिया में होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। भारत भर में बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और सभी की पीएचडीओ का जो प्रतिमान है एक ही टाइप का है। बस थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू अलग अलग हो जाता है, तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आराम से अपना शोध कार्य कर सकते हैं। बस अंतर क्या होता है, सीखने का अंतर होता है। तो मुझे लगा कि जो भी विद्यार्थी हमारे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक को लेकर बतलाया जाए कि हाँ, इस तरीके का विषय भी आप बना सकते हैं। जरूरत ये है कि आप इसमें से ये भी छांट सकते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं, अगर वो इसमें से महिलाओं को ही छांट सकती हैं। ठीक है ना, जो जो महिलाएं हैं उनको छांट कर आप आराम से एक टॉपिक बना सकती हैं। 21वीं सदी की हिंदी कवयित्री और उनकी कविताएं इस टाइप से बना सकते हैं, मिलता जुलता कम से कम 10-11 टॉपिक बन सकता है। तो उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी मोड़ी दृष्टि मिली होगी और उस हिसाब से आप सोचेंगे। कविता पर काम करना थोड़ा सा कवि हृदय होना पड़ता है, नहीं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्दावली में बोले तो अगर सहृदय आप नहीं है तो कविता पर काम नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ कि कथा साहित्य की तरफ भागते हैं। वो कवि कविता को लेकर वही ज्यादा काम करना चाहता है जो कवि हृदय वाला। तो उस हिसाब से आपको देखना है। और कई बार क्या होता है कि आपको विषय मिल जाते हैं, तो फिर आपका हृदय भी बदलने लगता है। आप भले कवि हृदय ना हो, लेकिन धीरे धीरे बदलने लगता है कि भाई इसी पर काम करना है, तो थोड़ा मोड़ा तो बदलाव करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप समझ लिए होंगे। मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी हमने बतला दिया है। और थोड़ा सा आपको भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, किताबें खरीदनी पड़ेंगी, और फिर आपको बैठकर कम से कम 15-20 दिन अध्ययन करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अपना मन बनाएंगे, सिनॉप्सिस तैयार करेंगे,
वाइवा देने जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आगे जब भी शोध विषय से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, फिर से मैं चर्चा करूंगा। आप अगर जुड़े हैं तो कुछ न कुछ आपको यहाँ से मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।